वर्ष 1950 का एक सर्दियों की रात थी। आगरा के एक पुराने हवेली में मशहूर जासूस विक्रम खन्ना को एक गुप्त पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरी जान खतरे में है, मिलिए मुझसे कल सुबह 10 बजे चांदनी चौक पर। सुनील वर्मा। सुबह होते ही विक्रम अपने असिस्टेंट रोहित के साथ चांदनी चौक पहुंच गए। वहां एक भीड़ जमा थी। भीड़ के बीच विक्रम ने देखा कि एक व्यक्ति का शव पड़ा था। वह सुनील वर्मा का था। पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी और जांच में लगी थी। विक्रम ने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर से बात की। इंस्पेक्टर ने बताया कि मौत का कारण जहर है जो कॉफी में मिलाया गया था। विक्रम ने कहा, हमें उस व्यक्ति का पता लगाना होगा जिसने सुनील को कॉफी दी थी। जांच शुरू करने के लिए विक्रम और रोहित ने सुनील के परिवार और दोस्तों से बात की। उन्होंने सुनील की पत्नी राधा से पूछा, क्या सुनील की किसी से दुश्मनी थी? राधा ने कहा, नहीं, वह तो सबके साथ अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह चिंतित लग रहे थे। विक्रम ने सुनील के ऑफिस के कर्मचारियों से भी बात की। वहां उन्हें पता चला कि सुनील का एक सहयोगी मोहित सुनील की तरक्की से जलता था। विक्रम ने मोहित से पूछा, आप सुनील की हत्या के दिन कहां थे? मोहित ने जवाब दिया, मैं घर पर था, मुझे नहीं पता कि सुनील के साथ क्या हुआ। विक्रम को मोहित की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मोहित के पड़ोसियों से पूछताछ की और पता चला कि उस दिन मोहित घर पर नहीं था। विक्रम अपनी टीम के साथ यह पता लगाने लग गया कि मोहित उस रात कहां गया था जब सुनील वर्मा की मौत हुई। विक्रम ने मोहित के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। उन्होंने सुनील के ऑफिस में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, मगर उससे उसे कोई क्लू नहीं मिला। सबूत ढूंढते ढूंढते कब रात हो गई, विक्रम को पता ही नहीं चला। अपनी रूम में विक्रम यही सोच में डूबा था कि आखिर किसने सुनील वर्मा को जहर दिया। तभी विक्रम का कॉल बजा। गजब का दिन, सोचो जरा ये दीवानगी। उसने अपना फोन उठाया। मोबाइल स्क्रीन पर अनजाना नंबर देखकर विक्रम ने अपना फोन उठाया। सामने पुलिस वाला बात कर रहा था। हेलो विक्रम, कब्रिस्तान के पास वाले खंडहर में एक लाश मिली है, तुम जल्दी आ जाओ इन्वेस्टिगेशन के लिए। इतना बोलकर पुलिस वाला कॉल रख देता है। उसकी मां की, विक्रम बोला और जल्दी से क्राइम प्लेस पर जाने के लिए रेडी हो गया। जब विक्रम क्राइम सीन पर पहुंचा तो उसने देखा कि इंस्पेक्टर जिंदल आसपास के एरिया की तलाशी ले रहे हैं और कुछ पुलिस वाले आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। विक्रम सीधा डेथ बॉडी के पास जाता है और पूरे लिहाज से देखने लगता है। मरने वाला करीबन 34 से 35 का था। वो एक म्यूजिक टीचर था। वो संगीत रत्नाकर नाम का म्यूजिक स्कूल चलता था। विक्रम ने क्राइम सीन के कुछ फोटो लिए और इंस्पेक्टर जिंदल से बात करने लगा। यह बॉडी भी पिछली वाली डेथ बॉडी की तरह ही नीली पड़ी है और लगता है कि इसे भी जहर दिया हुआ है। यह सीरियल किलर का मामला लगता है। पुलिस वाले ने अपना सर हिलाया और कुछ सोचने लगा और विक्रम आसपास कोई क्लू मिलने की उम्मीद में थोड़ा दूर चला गया, मगर उसे वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जिनसे केस सॉल्व हो सके। विक्रम तुरंत अपनी ऑफिस पहुंचता है और अपनी टीम को बुलाता है और सामने के बोर्ड पर मारकर से पहले मरने वाले सुनील वर्मा और आज मरने वाले टीचर, जिसका नाम महेश दलाल था, उसका नाम लिखा है और अपनी टीम से बोलता है कि पता लगाओ कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है या नहीं। विक्रम फिर महेश दलाल के परिवार से मिलने जाता है। महेश दलाल के घर में उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। विक्रम उनसे बात करता है और उसे पता चलता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे महेश से दुश्मनी हो। विक्रम अपनी तेज नजरें पूरे घर में दौड़ाई। उसे दीवार पे लगी एक बड़ी सी फोटो देखी जिसमें महेश दलाल बड़ी सी वीणा बजा रहा है और उसमें वो काफी छोटा है और फोटो के नीचे लिखा था, दर्पण म्यूजिक इंडस्ट्री 2000। वहां से विक्रम निकलता है और अपनी ऑफिस पहुंचता है और उसे पहले जो लेटर आया था उसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि सुनील वर्मा को कैसे पता कि उसकी जान को खतरा था। विक्रम ये सारी बातों को व्हाइट बोर्ड पर लिखता है और आप में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसकी एक टीम मेंबर डॉक्टर नेहा उसके पास आती है और बताती है कि सुनील वर्मा और महेश दलाल को दिए जाने वाला जहर सेम है
और ये बहुत रेयर किस्म का जहर है। ये सिर्फ कुछ केमिकल फैक्ट्री और मेडिकल इंस्टीट्यूट में ही पाई जाती है। इसे खरीदा भी नहीं जा सकता। इसी केस के बारे में सोचते सोचते कब रात हो गई उसे पता भी नहीं चला। वो अपनी ऑफिस से निकलता है और अपनी बाइक लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। रात काफी हो गई थी और रास्ता सुनसान था। तभी सामने की बिल्डिंग में किसी के दीवार कूदने की आवाज आई और ये सुनकर विक्रम पास की एक झाड़ी में छुप जाता है। तभी उसे दिखता है कि काले कपड़े में एक 34 से 35 साल का अधेड़ उम्र का आदमी कुछ चुरा कर भाग रहा है। विक्रम उसका पीछा करता है और उसे दबोच लेता है। काफी देर तक विक्रम और उस चोर के बीच जातापाई होती है, मगर फिर भी वो चोर भागने में कामयाब हो जाता है। तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक छोटी सी बोतल पर गया। उसने इसे उठाया और देखा तो वो भौचक्का रह गया, क्योंकि यह बोतल उसी जहर की थी जिनसे ये दो खून हुए हैं। विक्रम अपना हाथ गुस्से से पिटता है और मन ही मन बोलता है, उसकी मां की, ये तो साला सीरियल किलर था। तभी वहां पुलिस इंस्पेक्टर जिंदल आते हैं और विक्रांत उसे सारी बात बताता है और बोलता है कि कल भी किसी का कत्ल होने वाला है। विक्रम तक की बात सुनकर इंस्पेक्टर जीदल चौंक जाते हैं। अगली सुबह जब विक्रम उठता है और टीवी चलाता है तो न्यूज पे आज एक कत्ल की न्यूज चल रही थी। 3 दिन में 3 खून और पुलिस सो रही है। तभी विक्रम को इंस्पेक्टर जिंदल का कॉल आता है और वो थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि वो मीडिया से घिरे हुए थे। वो विक्रम से बोलता है कि आज फिर एक कत्ल हुआ है, तुम जल्दी से क्राइम सीन पर पहुंचो। विक्रम तुरंत ही क्राइम सीन पे पहुंचता है तो सामने एक और लाश थी। इसे नदी से निकाला गया था, मगर इसकी बॉडी भी जहर की वजह से नीली पड़ चुकी थी। खास बात यह थी कि मरने वाली एक औरत थी जिसकी उम्र भी बाकी विक्टिम की तरह ही 35 साल के आसपास ही थी। विक्रम को अब पक्का शक हो गया कि यह वाकई में एक सीरियल किलर ही है। तभी मीडिया की भीड़ से बचते हुए इंस्पेक्टर जिंदल वहां आता है और विक्रम से बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा, वरना यह कैसे सुपर इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया जाएगा। विक्रम तीसरी विक्टिम इला भट्ट के घर जाता है और उनके परिवार से और आसपास के लोगों से इंफॉर्मेशन जुटाने में लग जाता है, मगर उसे भी यहां कोई काम की बात नहीं पता चली। तभी विक्रम की नहर दीवार पर लगी फोटो पर गई, जिसमें इला भट्ट की बचपन की तस्वीर थी, जिसमें वो वीणा बजा रही थी और उसके नीचे भी सेम वही दर्पण इंडस्ट्री 2000 लिखा था, जैसा महेश दलाल के घर पर था। विक्रम उस ओर जा ही रहा था कि तभी उसका कॉल बजा और कॉल में बात करता विक्रम वहां से चला गया। कॉल पर उसका असिस्टेंट था। वो बता रहा था कि तीनों विक्टिम म्यूजिक से जुड़े हुए थे। पहला विक्टिम सुनील वर्मा पहले एक बेहद मशहूर सितार वादक था, बाद में उसने ये छोड़ दिया था। उसी तरह महेश दलाल भी एक म्यूजिक टीचर था और ये लास्ट वाले केस में भी इला भट्ट भी डांस क्लास और म्यूजिक क्लास चलती थी। विक्रम जल्द अपनी ऑफिस पहुंचता है और व्हाइट बोर्ड में सारी इंफॉर्मेशन लिखने लगता है। तभी उसके मन में एक बात पिन कर जाती है, तीनों विक्टिम म्यूजिक से जुड़े हैं और तीनों को एक जैसे जहर से ही मारा गया है। कातिल कोई पुराना दोस्त या जानने वाला ही होना चाहिए। विक्रम इन तीनों विक्टिम के बारे में उनके स्कूल से लेकर अब तक की इंफॉर्मेशन निकलता है। तभी उसके हाथ दर्पण म्यूजिक इंडस्ट्री की सन 2000 की होने वाली कंपटीशन की विनर लिस्ट मिलती है, जिसमें क्रमशः 1 नंबर पर सुनील वर्मा, दूसरे पर महेश दलाल और तीसरे नंबर पर इला भट्ट थी। विक्रम अपने असिस्टेंट को बोलता है, अब कुछ समझ में आ रहा है, ये कातिल किसी बात का बदला ले रहा है। विक्रम सीधा दर्पण म्यूजिक क्लास में पहुंचता है और सन 2000 की कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने वाले सारे कैंडिडेट का लिस्ट निकलता है और उसमें कुल मिला के 22 कैंडिडेट थे, जिसमें से 3 का कत्ल हो चुका था। बाकी के 5 लोग की कुदरती मौत हो चुकी थी और बाकी के बचे 14। विक्रम के मुताबिक इन 14 लोगों में से ही कोई कातिल हो सकता है। इंस्पेक्टर जिंदल की मदद से विक्रम इन 14 लोगों की इंफॉर्मेशन निकलने में लग जाता है। पूरा दिन की भाग दौड़ के बाद इन 14 लोगों की लिस्ट विक्रम के पास आती है, जिनमें से 3 लोग इस देश में ही नहीं है, एक 2 महीने से अस्पताल में है और बाकी के 10 अपने अपने निजी कामों में व्यस्त है।
तभी विक्रम की नजर इला भट्ट के घर से लाई गई उस तस्वीर में जाती है जिसमें वो सितार बजा रही है और इसके पीछे खड़ी एक लड़की जो शायद रोती हुई दिखाई दे रही थी। विक्रम ने इस फोटो में रो रही लड़की के बारे में पता लगाने में लग गया। वो सीधा दर्पण म्यूजिक इंडस्ट्री में जाता है और तस्वीर में दिख रही लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकलता है। तभी उसे पता चलता है कि इला भट्ट के फोटो में दिख रही वो लड़की छाया चौधरी है। ये उस साल की फर्स्ट सितार वादक थी, मगर फाइनल के दौरान उसकी उंगली में चोट लगने से वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। अब विक्रम को पूरा केस समझ में आ रहा था। विक्रम और इंस्पेक्टर जिंदल छाया चौधरी के घर का पता लगाते हैं और उसके घर पहुंचते हैं, मगर वहां सिर्फ उसके बीमार पिता ही थे। विक्रांत छाया के रूम की तलाशी लेता है। तभी उसे एक बड़ा सा सितार एक कोने में पड़ा दिखता है और कुछ जहर की खाली बोतल पड़ी हुई थी। विक्रम जल्दी से बाहर जाकर इंस्पेक्टर जिंदल से बोलता है केस सॉल्व हो गया है, जल्दी से छाया चौधरी को अरेस्ट कर ले। छाया चौधरी उसी केमिकल फैक्ट्री में काम करती थी जहां पे वो जहर बनता था। पुलिस जल्द से जाके छाया को अरेस्ट करती है। अगले दिन विक्रम उसे इंटरोगेशन करता है और सामने कैमरा लगता है। पहले तो छाया बहुत चिल्लाती है और अपने बेकसूर होने का ढोंग करती है, मगर जब विक्रम उसे अपने बीमार पिता के बारे में बताता है तब वो रोने लगती है और अपना जुर्म कबूल करती है। विक्रम पूछता है कि तुमने क्यों इन तीनों को मारा, ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? छाया विक्रम को रोते हुए बताने लगती है कि 2000 की साल में उसने सितार बजाने की कंपटीशन में भाग लिया था। मैं उस दौरान सितार बजाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं था। स्टेज 1 की प्रतियोगिता में मैं फर्स्ट आई थी और अब बारी थी फाइनल की। फाइनल दोपहर के बाद होने वाला था और हम सब अपनी अपनी रूम में रेस्ट करने चले गए। सितार बजाने की पहली बारी मेरी ही थी, लेकिन मुझसे जलने वाले इन तीनों ने सितार के तार की जगह पतली और धारदार ब्लेड लगा दी थी, जिसकी वजह से जब मैं सितार बजाने गई तो मेरी उंगली कट जाती है और मैं इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। और बड़ी स्कूल में म्यूजिक टीचर बनने का मेरा सपना ही रह गया और मेरा यह दुख मेरी माँ को सहन नहीं हुआ और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। और उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि इसका बदला मैं जरूर लेकर रहूंगी। अच्छा, तो ये बात थी, विक्रम बोला। अब तुमने सबको मारा, केस वो भी बता दो। छाया बोल पड़ती है कि सुनील वर्मा जिस कंपनी में काम करता था उसका मुझे पता था और मैं कई दिनों से उसका पीछा कर रही थी। उसकी वजह से उसे पता लग गया कि कोई उसे मारने वाला है और इसीलिए उसने आपको वो लेटर भेजा था। और मैं जानती थी कि उसे कॉफी पीने की आदत थी। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने खाली कप को जहर में भिगोकर सुखा दिया और वो जिस रेस्टोरेंट में कॉफी पीता था वहां उसी जहर वाले कप में कॉफी डालकर पीला दी और वहां से भाग खड़ी हुई। मेरा पीछा करते वो चांदनी चौक तक आया और वहां पर उसकी मौत हो गई। विक्रम बोला, महेश दलाल को कैसे मारा था? तब फिर से छाया कहती हैं कि महेश अक्सर कब्रिस्तान में अपनी मां की कब्र पर आता रहता था। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उसकी मां की कब्र के आसपास जहर से भीगे कांटे बिछा दिए। जब महेश वहां आया तो उसका इस पर ध्यान नहीं गया और पर में जहर वाला कांटा लगने से उसकी मौत हो गई। क्या दिमाग लगाया है तुमने? विक्रम बोला। तभी छाया रोती हुई बोलती है कि और इला भट्ट को भी इसी जहर से मारा था। इला को नाखून चबाने की आदत थी। मैंने यह सोचकर एक नेल पॉलिश बनाई जो जहर से बनी थी और उसे पता न चले ऐसे उसके घर में पहुंचा दिया। और जब इला भट्ट ने उसी नेल पॉलिश का उसे किया और तलब के किनारे वो घूम रही थी, उसी दौरान उनकी आदत के मुताबिक वो अपना नाखून चबाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब सुनकर पूरा इंट्रोगेशन रूम सन्न रह गया। तभी इंस्पेक्टर जिंदल और कुछ लेडी कांस्टेबल छाया चौधरी को लेकर जाती है और ये कैसे अब पूरी तरह से सॉल्व होता है। तभी छाया की पास्ट और उनकी सारी बातें सुन के विक्रम को छाया पर दया आती है और वो बोल पड़ता है, हर जुर्म के पीछे आंसू की नदियां होती है